हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं कि सीटेट पेपर जो आपका 2021 में हुआ था, उसके सेट ए को हमने इस क्लास में लिया है। और इस क्लास में हम आपको कराएंगे पर्यावरण एवं अध्ययन मीन्स ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। ये शानदार टेस्ट होने वाला है। आज से ही मैं देखता हूँ कि इस टेस्ट में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ईवीएस में, और अभी तक आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी सीटेट 2026 के लिए किया, आज खुद पता चलेगा। इस टेस्ट को दे के जाइएगा, बहुत ही जानदार और शानदार टेस्ट होने वाला है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने टेस्ट पे। देखिए सब, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूछा गया है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नगरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नगरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। एक प्रश्न आपके एग्जाम में सीटेट 2026 में 8 फरवरी के दिन ईवीएस में एक प्रश्न इस तरह का जरूर देखने को मिलेगा। और जब भी इस तरह का प्रश्न है कैसे लगाएंगे, कॉन्सेप्ट सीख जाइए इस प्रश्न के माध्यम से, वहां पे आएगा तो आप लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि औसत चाल पूछा गया है, तो चाल से रिलेट करके एक फार्मूला होता है जो आप पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एसटीडी आप याद रखिए। क्या याद रखेंगे? एसटीडी याद रखेंगे। एस में एस मीन्स होता है स्पीड, जिसे हिंदी में चाल कहते हैं। और टी मीन्स होता है टाइम, जिसे कहते हैं समय। और डी मीन्स होता है डिस्टेंस, जिसे हिंदी में दूरी कहते हैं। ठीक है, तीनों का आपस में संबंध क्या होता है? संबंध सर ये होता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। आप मुझको एक चीज ये बताइएगा, इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? चाल पूछा है। और इसमें जब चाल हमको फाइंड आउट करना है तो हमें दूरी चाहिए और समय चाहिए। अगर हमें दूरी और समय मिल जाती तो हमारी चाल आ जाती। अब प्रश्न में देखिए, क्या दूरी और समय दिया है? हाँ दिया हुआ है। यहाँ पे आप समझेंगे सर, मार्ग की जो दूरी है ना टोटल 2120 किलोमीटर है। सर दूरी दिया है यहाँ पे 2120 किलोमीटर है। अगर कहीं से हमको समय मिल जाता तो इसके नीचे रख लेते और इसका इसमें भाग दे देते तो हमारा चाल आ जाता कि नहीं? हाँ सर आ जाता। तो अब यहाँ पे एक चीज देखना होगा, समय यहाँ से निकलेगा आपका। और जब भी इस तरह का प्रश्न आए, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न आता है, जब भी टाइमिंग संबंधी प्रश्न आए तो आपको 24 घंटा समय मानना है। ये घड़ी जो इसकी होगी 24 घंटे, क्योंकि ट्रेन का जो समय होता है रेलगाड़ी का, उसमें 24 बजते हैं। हमारे लोगों की घड़ी में 12 बजे के बाद 1 बज जाता है, लेकिन रेलगाड़ी ट्रेन के समय में यात्रा की होंगे तो देखिए होंगे 13, 14, 15, 16 ऐसे बजता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले देखिए कहाँ से चला व्यक्ति और कहाँ पहुंचा है। ध्यान से देखेंगे आप जो है कि व्यक्ति गुजरात से चला है और उसको जाना है यहाँ पे केरला में। ठीक है, केरल जाना है। व्यक्ति गुजरात जो है आप देखेंगे 29 नवंबर को चला है। 29 नवंबर को व्यक्ति यहाँ से चला है और केरल जो है 1 दिसंबर को यहाँ पे पहुंच गया है। 1 दिसंबर को देखिए, यहाँ पे 1 दिसंबर को कब पहुंचा है? 11:45 पे सर पहुंच गया है। 11:45 पे। और कब चला था 29 नवंबर को? कहेंगे सर यहाँ चला था 19:45 पे। 19:45 पे व्यक्ति यहाँ से चला था और 1 दिसंबर को यहाँ पे पहुंचा है। आप मुझको ये बताइए, 29 नवंबर है तो क्या बीच में 30 नवंबर नहीं आया होगा? 30 नवंबर उड़ गया होगा? ऐसा तो नहीं ना होगा उड़ के चला गया होगा। तो बीच में 30 नवंबर भी पड़ा होगा, तब ना 1 दिसंबर आया होगा। तो यहाँ पे आपका 30 नवंबर आया होगा। अब आपको समय कैलकुलेट करना है, यहाँ से कितना समय लगा यहाँ पे। अब यहीं से आपको जो है कि आप गलती कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो गलत नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये 19:45 से व्यक्ति जो है कि उसकी यात्रा शुरू हुई है 29 नवंबर को। तो जहां से जितनी समय पे यात्रा शुरू हुई है उसके आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। अब 19:45 से आगे जाना है। आप लोग मुझको एक चीज ये बताइएगा, व्यक्ति 19:45 से जब आगे जाएगा तो 20:45 होगा, 21:45 होगा, 22:45 होगा, 23:45 घड़ी में बजेगा, 24:45 तो होगा नहीं, क्योंकि रेलगाड़ी की भी समय का तो अंतिम 24 ही होता है। 24 के बाद 1 शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब व्यक्ति देखिए 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 कितने घंटे? 4 घंटे। 4 घंटे जब व्यक्ति यात्रा तय किया है, 19:45 से निकला है, 23:45 तक 4 घंटे चल लिया है।
अगर इसमें 15 मिनट और चलेगा, 23:45 घड़ी में बज रहे हैं, 15 मिनट और चलेगा तो घड़ी में 24 बज जाएँगे। बज जाएँगे कि नहीं? 23:45 तक 4 घंटा चला है, 15 मिनट और चलेगा इसमें 45 में 15 तो घड़ी में 24 बज जाएँगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति 19:45 से चला है, 29 नवंबर को जो है कि लगभग 4 घंटा 15 मिनट ये चलेगा। प्लस अब घड़ी में कितने बज गए हैं? 24 बज गए हैं। तो 29 नवंबर को 24 बज गया। 30 नवंबर को 24 बजे तक 24 घंटा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, 24 घंटा हो जाएगा। 29 नवंबर को 24 बज गए, तो 4 घंटा 15 मिनट चल लिए व्यक्ति। फिर उसके बाद जो है कि 29 नवंबर को 24 के बाद 1 बजेगा, तो 30 नवंबर तक जो है कि 24 घंटा और हो जाएगा, 24 घंटा और चलेगा। उसके बाद देखिए 11 घंटा 45 मिनट और चला। जैसे ही 30 नवंबर को घड़ी में 24 बजेगा, उसके बाद 1 बजेगा। तो 1 बजेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 घंटा 45 मिनट यहाँ पे और चलेगा। चलिए, तो 11 घंटा 45 मिनट ये और चलेगा। अब सबको जोड़ लीजिए। ध्यान दीजिए जोड़ते समय घंटे को घंटे में जोड़िएगा, मिनट को मिनट में। थोड़ा-सा प्रोसेस लंबा लग रहा है, ऐसा मत घबराइएगा कि क्लास छोड़ कर के आप गए। तो भाई एक क्वेश्चन आपका गया, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सीख जाइए। बाकी सब प्रश्न में टाइम नहीं लगेगा आपका, ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखिएगा 24 घंटा यहाँ पे, 11 घंटा यहाँ पे। तो 24 घंटा और 11 घंटा, कितना घंटा हो गया भाई? 4, 1, 5, 2, 1, 3, 35 घंटा। 35 और ये 4 39 घंटा, 39 घंटा हो गया और यहाँ से 45 मिनट, यहाँ से 15 मिनट, तो 45 और 15 मिनट कितना होता है? 60 मिनट और 60 मिनट 1 घंटा के बराबर होता है कि नहीं सर? हाँ सर, होता है। तो 39 घंटा तो इसको और इसको जोड़ने पे आया और बाकी इसको और इसको जोड़ने पे 60 मिनट आया, 1 घंटा इसमें और जोड़ देंगे। हाँ सर, टोटल उसने 40 घंटा समय लिया है। कितना घंटा? 40 घंटे का समय उसको लगा है यात्रा करने में। कहाँ से? गुजरात से केरला जाने में। हाँ सर, समय मिल गया। अब यहाँ पे देखिए 40 का भाग दे देंगे। 0 से 0 कैंसल होगा और 212 में 4 का भाग दे दीजिए। 212 में 4 का भाग दे दीजिए। 4 5 20 हो गया और कट गया यहाँ पे 1 2 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ये क्या आ गया? 53 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। तभी उसको 40 घंटा लगा है। देखिए किसी ऑप्शन में है यहाँ पे? हाँ सर, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे 53 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह का प्रश्न आएगा, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। 24 घंटा समय मान करके आप कैलकुलेट करिएगा समय को। दूरी दी होगी, तीनों में से कोई ने 2 चीजें दी होगी, आप लगा लेंगे। लगा लेंगे? हाँ सर, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। चलिए अब आपके पास कुछ बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे कराता हूँ और देखता हूँ कितने प्रश्न आप सही करते हैं। ये प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 62 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? इसमें से कौन है जो वेट लिफ्टर है? यहाँ पे सुनीता विलियम्स है, वैछेंद्री पाल है, सूर्यमणि है या करडम मल्लेश्वरी जी हैं? आप लोग बताएंगे इसमें से कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका करडम मल्लेश्वरी, जो 130 केजी तक जो है ये वेट लिफ्ट कर लेती हैं। कितने केजी तक? इन्होंने कई इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हैं। ये जो है करडम मल्लेश्वरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सुनीता विलियम्स जो स्पेस से संबंधित है और वछेंद्री पाल जी आपका वछेंद्री पाल जी आपका किससे संबंधित है? वछेंद्री पाल जी माउंट एवरेस्ट से संबंधित हैं और सूर्यमणि जी आप बताइएगा ये किससे संबंधित है? चलिए अब बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे आपके पास ये रहा। देखता हूँ कितने प्रश्न सही करते हैं ईवीएस की क्लास से। ये रहा 63 नंबर का प्रश्न। नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का समूह है? इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें जड़ों का समूह है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। इसमें से कौन सा है जिसमें जड़ पाई जाती है तीनों में? ऑप्शन आ रहा है सही कि नहीं? ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं? सीटेट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं 8 फरवरी को। ईवीएस पेपर फर्स्ट में आएगा। आ रहा है कि नहीं? एक प्रश्न इस तरह का आता है। राइट आंसर सोच लिए होंगे मन में, सर ऑप्शन नंबर देखिए 4 है। देखिए गाजर में भी नीचे की तरफ उखाड़ते हैं जड़ रहती है, चुकंदर में भी नीचे जड़ होता है, मूली में भी होता है, तीनों में होता है। तो ये तीनों आपके जो है कि जड़ों के समूह है, ग्रुप है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। लीजिए आपके पास ये रहा अगला प्रश्न टेस्ट का। जितने भी प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है और टेस्ट को जरूर दीजिए। 30 दिन में 30 प्रीवियस ईयर पेपर कराता हूँ सीटेट का आपको और देखता हूँ कितने प्रश्न आप सही कर ले जाते हैं डेली की क्लास में। आप जो है प्रश्न हमारा यहाँ पे है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। रेगिस्तानी ओक, ये जो रेगिस्तानी ओक है नाम का एक पेड़ है
जो पाया जाता है, ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। आप लोग सोच लें मन में आंसर क्या होगा। देखिए एक बार देखे रहेंगे क्लास में ना, और मैंने देखा है कि सीटेट में जो 60 से 70% क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर से आते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेट। ये जो रेगिस्तानी ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये निपिथिन से एक प्रश्न आपका यहाँ पे है। थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए इसको। देखिए इसके बारे में आप जो बताते हैं। प्रश्न यहाँ पे है कि निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे से दिए गए विचार के। ये जो नीपेथिंस जो पौधा है इसके बारे में आपको बताना है, विचार करना है। 4 चीजें दी गई हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। दूसरा है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और चौथा है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इनमें से फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसमें से बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पे। आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न, आंसर क्या होगा? क्या होगा आप लोग बताइए, आ रहा है कि नहीं प्रश्न? देखिए यहाँ पे जो नीपेथिंस एक प्रकार का पौधा होता है, ये बहुत ही जबरदस्त पौधा होता है। यह ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में भी पाया जाता है। भारत के कहाँ पाया जाता है याद रखना है, मेघालय राज्य में भी पाया जाता है। इसका आकार घड़े के जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ठीक है, इसका जो आकार होता है कैसा होता है? घड़े जैसा होता है। इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल जो है एक पत्ती की तरह ये होता है। इसके बाद यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं भाई, ये ना चूहों को भी खा जाता है फंसा करके। चूहों के साथ साथ फ्रॉक्स को भी खा जाता है। तो चूहे और फ्रॉक्स क्या छोटे कीड़े मकोड़े हैं? लेकिन ये बात गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। ये आवाज साउंड्स प्रोड्यूस करता ही नहीं है, ये स्मेल प्रोड्यूस करता है। इससे सुगंध निकलती है। जब सुगंध निकलती है तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं और भी जितने भी हैं सब, वो सब इसके जाल में फंस जाते हैं। और ऐसे खुला रहता है, जैसे ही फंस जाते हैं ऐसे बंद कर लेता है और खा जाता है उनको। ठीक है, तो ये दोनों गलत है। ये साउंड्स नहीं निकालता है, ये स्मेल प्रोड्यूस करता है, सुगंध। ठीक है, तो ये नहीं है। बाकी ये दोनों सही आपके हैं। ऑप्शन ए और बी कहाँ पे दिया भाई? ए और बी पहले ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया? नेपिथिंस पौधे के बारे में आप जान गए होंगे। हाँ सर जान गए होंगे। ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। बढ़िया है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, एक एक प्रश्न को तैयार करते चलिए। और सिर्फ ये नहीं कि बस टेस्ट ही आपका है, नई जानकारी उसको तैयार कर लीजिए। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुजरात में। ये डेट आपको याद रखनी है, 22 मार्च 1930। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, जो समुद्र तट पे आप जानते हैं नमक के लिए। ठीक है, वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। प्रश्न है कि उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है? मियादी बुखार है, मलेरिया, चिकनगुनिया है, डेंगू। कभी न कभी जो है कि मलेरिया हम लोगों को हो ही जाता है। इस तरह की बीमारी जो है डिजीज ये है। तो ये उच्च ज्वर, एक ऐसा उच्च ज्वर जो है तेज बुखार के साथ कपकपी के साथ जब होता है ये बुखार जो है, तो इसमें सिकोना वृक्ष की टैबलेट भी बनती है और इसकी छाल जो है लिक्विड फॉर्म में घोल करके पिलाया जाता है। तो कौन सा बुखार इसमें से होता है? तो आपको पता होगा ये वाला बुखार है मलेरिया, जिसमें ठंडा लगता है, बहुत ज्यादा कपकपी महसूस होती है। तो इस वाले इसमें क्या होता है ना कि सिकोना पेड़ की जो है कि छाल को लिक्विड फॉर्म में बना करके घोल करके पिलाया जाता है और इसकी टैबलेट भी बनती है। और ये कौन सा बीमारी है आपकी? है मलेरिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। हाँ, एक प्रश्न इसका है,
टाइम और का वो पूछा गया था और एक ये पूछेगा डिस्टेंस से, दूरी से। इस तरह का प्रश्न आएगा तो बिल्कुल घबराना नहीं, लगाना कैसे है ध्यान से देखिए। थोड़ा-सा समय इस पे हम लेंगे लेकिन आपको सिखाएँगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कैसे इसको लगाएँगे एग्ज़ाम में, छोड़ना नहीं है इसको। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न हमारा है यहाँ पे पूछा गया है कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से ये सब सारी चीजें हैं, इधर-उधर घुमाएगा फिराएगा। तो आप करेंगे क्या? ध्यान से समझिएगा। पहले डायरेक्शन आप समझ लीजिए। जैसे आपकी ये डायरेक्शन क्या होती है? ये आपका पूर्व होता है, ये आपका क्या होता है? पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। ये 4 डायरेक्शन होती हैं, इसकी 4 और डायरेक्शन होती है जिसे सब डायरेक्शन उप दिशाएँ कहते हैं। जैसे इसके बीच में, तो यहाँ पे उत्तर है तो उत्तर बोलेंगे और ये क्या हो जाएगा? पूर्व। तो ये जो है आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जाएँगे तो नीचे क्या है? पहले दक्षिण है, दक्षिण और इधर क्या है? पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे दक्षिण है और ये क्या है आपका? पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? उत्तर, ये पश्चिम। तो ये डायरेक्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि 4 डायरेक्शन और 4 उसकी उप दिशाएँ होती हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि जैसे प्रश्न कह रहा है कि वैसे आप चलेंगे तो क्वेश्चन को लगा लेंगे यहाँ पे। देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। यहाँ तक कुछ भी जानकारी अभी नहीं है, आगे चलते हैं। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। अब यहीं पे आप जो है इस प्रश्न से लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और ए कहाँ पे है? जो एक्स के ठीक पूर्व में। तो पहले एक्स को लिखिए, किसको लिखिए? एक्स को लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ पे मान लीजिए एक्स को लिख लिया, एक्स के ठीक पूर्व। तो बताइए मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एक्स लिख लेंगे तो एक्स के ठीक पूर्व में, एक्स के ठीक क्या कहा है यहाँ पे? एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में। तो यहाँ एक्स के ठीक पूर्व में जो है, यहाँ पे ए है, कितने? यहाँ पे 600 मीटर पे ए है, यहाँ पे चल दिए। फिर कह रहे हैं फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर डॉक्टर जी को कहाँ पे जाना है? बी पे जाना है। और ये बी कहाँ पे है? ए के ठीक दक्षिण में। तो ए को देखिए, ए के ठीक दक्षिण, दक्षिण नीचे है, देखिए दक्षिण नीचे है कि नहीं है? तो एक के ठीक दक्षिण में, तो दक्षिण में यहाँ पे जो है जाएंगे डॉक्टर कितना? 450 जाएंगे। 450 चलिए, हाँ चलिए। और यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गए? बी पे पहुंच गए जो है। ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर क्या है? बी पे डॉक्टर साहब पहुंच गए यहाँ पे चलते चलते। फिर उसके बाद जो है फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में। कह रहे हैं फिर उनको सी पे जाना है, तो कहाँ से चलना है? बी के ठीक पश्चिम में। तो यहाँ पे बी है, तो पश्चिम किधर पड़ेगा बताइए? पूर्व उधर है, पश्चिम इधर है। तो कितना चलेंगे? 120 मीटर चल रहे हैं, तो इनको इधर और लेते आइए, 120 मीटर आप चला दीजिए। ये 120 मीटर चल दिए और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर है। तो फिर कह रहे हैं जब यहाँ पे ये सी पे पहुंच गए, थोड़ा सा भाई इसको, एक मिनट भाई, थोड़ा-सा हम इसको ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे बना लिए, 1 मिनट थोड़ा-सा आप लोग देखेंगे। पहले हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे यक्स पे थे, डॉक्टर साहब यहाँ गए 600 मीटर, फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ गए हैं 450 गए हैं, फिर बी पे पहुंच गए हैं, फिर बी से यहाँ पे आए हैं पश्चिम में 120, तब ये सी पे पहुंच गए हैं, यहाँ तक हम लोग थे। तो कह रहे हैं अंत में वो वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं और कहाँ से चलते हैं? सी के ठीक उत्तर में। देखिए सी के ठीक उत्तर में, तो उत्तर क्या है? ऊपर है, तो ऊपर चलेंगे यहाँ पे। और कितना चलना है इनको? 90 चलना है। तो पूरा भाई ये 450 होता है तो 90 इतना ही चलेंगे ना, 90 तो इतना ही चलेंगे, पूरा वो 450 है तो चलिए यहाँ पे ये पहुंच जाएंगे, यहाँ पे ये पहुंच जाएंगे 90 और ये अपने अस्पताल, यहाँ पे इनका वो अस्पताल है, यहीं पे पहुंच गए। तो कह रहे हैं अस्पताल के सापेक्ष, यानी जो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की, डॉक्टर का घर यहाँ पे है, अस्पताल यहाँ पे है, तो बताइए इसके सापेक्ष है क्या? तो यहीं पे आप एक डायरेक्शन खींच लीजिए, जहां से पूछता हूं वहीं पे डायरेक्शन आप ऐसे बना लिया करिए। अब बताइए यहाँ पे वाई है और डॉक्टर का घर यहाँ पे है, तो कहाँ पे है भाई? ये उत्तर में है और इधर भी है पश्चिम में। भाई उत्तर इधर है और पश्चिम इधर है, इधर ही पड़ेगा ना। तो ये उत्तर पश्चिम जो है इनका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो प्रश्न को समझेंगे तो लगा ले जाएंगे। इस तरह के प्रश्नों को सिर्फ अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। एक बार में सोचेंगे नहीं तो आप अपने से लगा करके एक बार देखिएगा, ठीक है, कैसे लगेगा। चलिए आगे चलते हैं सीधे अगले प्रश्न पे। ये बताइए चिराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ये चिराऊ नाच जो है ये कहाँ के लोग करते हैं?
चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड के, मिजोरम के, मणिपुर या मेघालय के? सही आंसर आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा? ये जो चिराओ नाच है ना, ये आपका जो है कि मिजोरम ये लोग करते हैं। वहां पे जब फसलें पक जाती हैं तो ये चिराओ नाच होता है। चिराओ नाच बम्बू के बांस से, मतलब बम्बू के बांस मतलब के साथ किया जाता है। ये लोग बम्बू के बांस, मतलब जो है वही बांस जो है बम्बू, उसके साथ जो है नाचते हैं, डांस करते हैं। तो इसी को चिराओ नाच कहा जाता है। ये मिजोरम के लोग करते हैं। ये तब करते हैं जब फसलें पक जाती हैं, तब किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न, और ये निकटवर्ती से पूछा गया है कि तमिलनाडु, यहाँ पे पूछा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन इसमें से हैं? तो यहाँ पे उड़ीसा तो बहुत दूर हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं आपका होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये तमिलनाडु के निकटवर्ती आपके राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार है। अब थोड़ा सा बड़े प्रश्न है यहाँ पे, और समझेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? कह रहे हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? पहला, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों को जिज्ञासा सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे पूछा है निगेटिव क्वेश्चन, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन, जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों को संलग्न करना। तो ये भी आपका ऑप्शन आपका सही है। जो भी आपका पॉजिटिव ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी सही है। और पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों को सटीक, सटीक मैं कितनी बार बताया, निगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। बच्चे किसी चीज में सटीक नहीं हो सकते, गलतियां करेंगे, त्रुटियां करेंगे, सीखने के दौरान होती हैं। तो इसका आंसर आपका यही वाला सही हो जाएगा, ये तो नहीं होंगे ये सब। क्योंकि आपको निगेटिव प्रश्न पूछा था, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा यहाँ पे। इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, ये आपका समय सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, आपके साथ एक चीज होती है ना कि आप प्रश्न जैसे ही बड़ा देखते हैं, आप मन में धारणा बना लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती तो वही हो जाती है आपसे। प्रश्न को पढ़िए, आदत डालिए, और देखिएगा एक दिन इंटरेस्ट आने लगेगा इसमें। 4 ऑप्शंस में से आप खुद सेलेक्ट कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ये हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। हम पढ़ ले रहे हैं, ऑप्शंस पढ़ ले रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, इससे नहीं मतलब है। आप खुद आदत डालिए। प्रश्नों में से 4 में से कौन स्मार्टली तरीके से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप उनके वर्ड्स को पकड़िए, समझिए, रटिए मत, ठीक है। चलिए ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या आंसर हो जाएगा? प्रश्न हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन थर्ड से, मतलब क्लास थर्ड से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। देखिए होंगे, जो पर्यावरण अध्ययन है जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के बच्चों में सिलेबस होता है ईवीएस का। 3 में, 4 में, 5 में होता है कि नहीं होता है? होता है, वही बात कह रहा है। विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा को, मुद्दों को। चलिए आप लोग सोच रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए समझिए इसका राइट आंसर। प्रश्न नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रश्न पढ़ करके फिर गलत करेंगे तो उसका मतलब नहीं होता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो क्लास थर्ड से लेकर के 5 तक के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, उनके बुक में पर्यावरणीय शिक्षा तो होती ही है, ईवीएस होता ही है। तो ये जो ईवीएस उनको पढ़ाया जाता है ना, तो उस ईवीएस वाली बुक में ईवीएस तो होता ही है, साथ में एसएसटी भी होता है, उसमें इंक्लूड होता है एसएसटी, सामाजिक विज्ञान, और साथ में साइंस भी इंक्लूड होता है, देखिए साइंस भी। तो ये तीनों चीजें होती हैं ईवीएस में, ये बात आप याद रखिएगा। थर्ड से 5 तक के बच्चों को क्लास में पढ़ाने के लिए जो ईवीएस की आपकी बुक होती है, उस बुक में आपका साइंस भी होता है, उसी में ईवीएस वाली बुक में ईवीएस भी होता है, एसएसटी भी होता है, तीनों चीजें होती हैं। यही बात का है, पर्यावरण शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एसएसटी सोशल स्टडी, और साइंस के अवधारणाओं, कांसेप्ट और मुद्दों को इसमें शामिल किया जाता है। ये आंसर आपको याद रखना है। लीजिए ये प्रश्न आपके पास है, और इसका आंसर बताना है। देखिए प्रश्न देख करके घबराया नहीं जाता है, परेशान नहीं हो जाता है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, प्रश्न तो पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, और देखिए आप उत्तर खुद देने स्टार्ट कर देंगे। ये तरीका आप सीखना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो क्लास 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि पर्यावरण अध्ययन केवल 3 से लेकर के 5 तक की क्लासेस में होती है। तो यहाँ तो फर्स्ट से कह रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं सही होगा। फर्स्ट और सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे भाई सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया है तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड की तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। अभी मैंने एक चीज बताया कि फर्स्ट और सेकंड में नहीं, थर्ड, फोर और फाइव में जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसको किससे जोड़ करके पढ़ाया जाता है? पर्यावरण अध्ययन तो होता है, यह विज्ञान भी होता है, सामाजिक विज्ञान, वो फर्स्ट सेकंड में नहीं होता, वो थर्ड, फोर, फाइव में होता है, ये भी नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर क्या फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन नहीं होता है क्या? होता है पर्यावरण अध्ययन। कहेंगे सर उसकी तो कोई बुक ही नहीं होती है। देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड की कक्षाओं के लिए जो भाषा होती है और जो गणित होता है, जो बच्चों को भाषा पढ़ाई जाती है, जो भी उनको लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और गणित, उसी में पर्यावरण अध्ययन इंक्लूड होता है। किसमें? गणित में और भाषा में। किस क्लास में? फर्स्ट और सेकंड में। जबकि वही बात कर लिया जाए थर्ड, फोर, फाइव में, जो है आपका क्लास थर्ड, फोर, फाइव में, उसमें जो है कि पर्यावरण की स्पेशल बुक होती है आपकी है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दूसरा। लीजिए आपके पास ये रहा अगला प्रश्न बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए शानदार प्रश्न है, आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए और खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पहला ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। मैं कितनी बार बताया याद करना निगेटिव होता है, कितनी बार आप पढ़े होंगे, नहीं होगा सर। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। मैं टैगवर्ड्स में बताया हूँ, शिक्षक केंद्रित जब भी रहे पुस्तक केंद्रित, तो ऑप्शन आपका गलत होता है। बचा आपके पास दो ऑप्शन। जिस ऑप्शन में बालक को फेवर किया जाएगा, चाइल्ड की बात किया जाएगा, वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन देखिए बाल केंद्रित है। तो इस तरह से आपको भी आंसर सेलेक्ट करना है। ये थोड़ी ना है कि हर प्रश्न आपको आ ही रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज कैसे बनाते हैं। तो देखिए जो प्रकरण होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, हमारे पास प्रकरण होते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के जो है कि 6 प्रकरण होते हैं, 6 को याद करिए। जैसे पहले नंबर पे परिवार होगा, पहला प्रकरण। दूसरे नंबर पे जब परिवार होगा तो कुछ खाएगा, भोजन, तो दूसरा प्रकरण भोजन। जब भोजन करेगा तो पानी पिएगा, तो तीसरा प्रकरण पानी। तो पहला परिवार, दूसरा भोजन, तीसरा पानी। जब पानी उन्हें पी लेगा तो रहने के लिए जगह चाहिए कि, तो चौथा प्रकरण वो हो जाएगा। और पांचवा प्रकरण जब रह लेंगे तो घूमने यात्रा करने के लिए चाहिए, तो पांचवा प्रकरण यात्रा हो जाएगी। और छठवां प्रकरण क्या हो जाएगा, आपको जब यात्रा करेंगे कुछ चीजें चाहिए। तो पहला भोजन, दूसरा, अरे सॉरी, पहला परिवार, परिवार को चाहिए भोजन, और भोजन के बाद चाहिए पानी, पानी के बाद रहने के लिए चाहिए जगह, जगह के बाद चाहिए, जगह के बाद जब मिल जाएगी तो यात्रा करने के चाहिए, घूमने के लिए चाहिए, उसके बाद चीज चाहिए खाने के लिए। तो 6 प्रकरण होते हैं। तो यहाँ पे से देखिए परिवार और मित्र तो आपका होगा ही, ये संबंधित है। भोजन है ही, ये जो हम चीजें है ही, लेकिन जानवर जो है इस प्रकरण में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड से हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग? हाँ सर समझ गए होंगे। यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे आपके पास है, इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। राइट आंसर सोचना है क्या हो सकता है। देखिए प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। इसमें से कौन सी वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबोधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, और पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न आपके पास है। अब थोड़े से अच्छे प्रश्न आपके आ रहे हैं, इसका आंसर आपको बताना होगा। हाँ, चलिए राइट आंसर बताना है, इसका क्या हो जाएगा। देखिए
प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? इसमें से कौन सा जो है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के ज्ञान की रचना के बारे में ये महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट है इसमें से। हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर सेलेक्ट करना है। पहला, बच्चों का सक्रिय भाग लेना। तो जहाँ बच्चा एक्टिव होगा बिल्कुल सही ये होगा आपका। बच्चों के समुदाय के सदस्य बिल्कुल जब समुदाय से जुड़े रहेंगे तभी बच्चे एनवायरनमेंट्स में कुछ न कुछ चीजें सीखेंगे, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों ये भी बच्चों के लिए जरूरी होती हैं। और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या, व्याख्या और परिभाषा, मैंने कहा ना ये व्याख्या और परिभाषा निगेटिव टैग वर्ड्स होता है, ये नहीं होगा। तो जिस ऑप्शन में ए बी सी है वही सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है ए, ये वाला आपका फर्स्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ विकसित करनी है, अगर आपको सीटेट 2026 पेपर फर्स्ट में ईबीएस में 30 प्रश्नों को लाना है तो समझ विकसित करनी होगी आपको। बिना समझे विकसित किए आप प्रश्नों को सही नहीं कर पाएंगे। और हमारे क्लास में आपको यही सीखने को मिलेगा और हर प्रश्न धीरे धीरे आपके सही होने लगेंगे। प्रश्न हमारा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। जैसे बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखना है तो उसको प्रभावशाली तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है? वृत्तांत के माध्यम से, कहानियां, शिक्षक के द्वारा उदाहरणों को प्रभावशाली व्याख्या। देखिए व्याख्या है ना, फिर मैंने कहा निगेटिव हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, फिर मैंने कहा ना कितनी बार आपको समझाऊं, ये सब चीजें नहीं। तो इसको जो है बच्चों को वृत्तांत से और कहानियों से, तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में दिया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड में यहाँ पे दिया, इस तरह से सही हो जाएगा। इस तरह से आपको भी आंसर सेलेक्ट करना है। आप कहेंगे सर हम नहीं समझ पाते हैं, समझ जाएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, तो पढ़िए, तो मेरे कहने से प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को थोड़ा दिमाग अपना लगाइए, सही आप खुद करेंगे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए और इतने आप कॉन्फिडेंट हैं, सही कर ले जाएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, सब प्रश्न आप खुद सही करके आएंगे। चलिए इस प्रश्न को बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे जो प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न भाई पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक जो हैं, जो टीचर हैं, अगर आप एक ईवीएस के टीचर हैं तो बच्चों को जानवरों का अवलोकन करना है, उसके बारे में, जानवरों के बारे में जो है जानना है और उनका चित्र बनाने का बनाने के लिए अगर आप प्रेरित करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है? पहला, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, इससे बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है, क्रिएटिविटी थिंकिंग का, बच्चे चिंतन कर पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास होता है, ये भी बात सही है। बच्चे अवलोकन भी कर लेते हैं, उनकी रचना कौशल का विकास भी होता है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास होता है। तीनों ऑप्शन सही है, जो कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, ये तीनों बात सही आपका है। जब बच्चों को आप पर्यावरण के शिक्षक हैं, जब उनको जानवरों का अवलोकन, जानवरों के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, उनका चित्र बनाने के लिए कहते हैं, तो तीनों चीजों से उनका विकास होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रश्न आपके पास है और ये रहा 80 नंबर का प्रश्न। देखिए प्रश्न थोड़े से बड़े हैं बट आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में रखकर सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि। अब आप कहेंगे सर आप जब प्रश्न पढ़ते हैं तो बड़ा सर्कल करते हैं, आप भी किया करिए, समझेंगे जब भी पढ़ा करिए। कहेंगे सर हम लोग उसी बुक पे कर देंगे तो क्या मतलब हो जाएगा। तो अगर आप सर्कल नहीं कर सकते तो थोड़ा सा समझा करिए, सब पे ध्यान दिया करिए। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि कक्षा के अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। प्रश्न को समझना पड़ेगा आपको। प्रश्न समझ गए तो आंसर आप डेफिनेटली दे देंगे। देखिए कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में जो शिल्प कला होती है और चित्रकला के समूह समूह में दोनों को एक साथ करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता निगेटिव है ना, हमेशा मैंने कहा ना निगेटिव आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, हो सकता है। समूह में सीखना क्लास में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। अंतःक्रिया आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड से याद रखिएगा, जिस भी ऑप्शन में होगा आपका सही होगा, तो ये सही होगा। यहाँ प्रोत्साहित करना पॉजिटिव टैग वर्ड से, ये भी सही होगा। उसके बाद समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के समय को पूरा करने में सहायता करता है, तो सहायता करता है ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका सिर्फ बी और सी होगा, जो कि आपका दिया है ऑप्शन नंबर थर्ड में, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने पे। अच्छा ये बताइए, जब बच्चे शिल्प कला और चित्रकला समय एक साथ सीखेंगे तो ये जो पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम उसको समय पर पूरा करने में सहायता करेगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई, दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं तो सिलेबस जल्दी से पूरा हो जाएगा, ये कौन सी बात हुई। ऑप्शन नंबर बी और सी सिर्फ करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। चलिए ये बताना है आपको क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। शानदार प्रश्न है आपके पास है।
81 नंबर का। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? सबसे प्रभावशाली, अगर आप पर्यावरण अध्ययन को सीखना चाहते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो इसमें से कौन से ऐसे संसाधन है जो जो सबसे बेस्ट है आपके लिए? परिवार के सदस्य हैं, बिल्कुल है भाई। समुदाय के सदस्य हैं, समाचार पत्र है, और आपका क्या यहाँ पे है भाई? क्लास है। यहाँ पे क्या है? क्लास है। तो क्लास नहीं होगा अगर पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट से तो परिवार के सदस्य भी जरूरी हैं, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र है। ये चीजें जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। तो ए बी सी किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। 82 नंबर का प्रश्न है और आपको बताना है आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? यानी कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने के सिद्धांत का कौन सा अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से अज्ञात। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ज्ञात से अज्ञात। यानी कि सबसे पहले बच्चों को वही आगमन विधि वाला उदाहरण है, जो सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम सिखाया जाता है। सबसे पहले जो चीजें आप बच्चे जानते हैं उसके बारे में आप सिखाएंगे, फिर अज्ञात चीजों के बारे में जानेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है। ये थोड़ी नहीं पहले वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर बाद में, ये सब ऑप्शन आपके नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास ये रहा अगला प्रश्न, और 83 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपके पास है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? नहीं वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, अब तो एग्जाम में अंडरलाइन करके खुद देता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, मापनी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो देखिए बच्चों में अगर आपको रचनात्मक आकलन का असेसमेंट करना है पर्यावरण के लिए, कि बच्चों में पर्यावरण का रचनात्मक आकलन का असेसमेंट करना है, इसमें से कौन सा इसमें साधन नहीं है? पोर्टफोलियो है, क्रम निर्धारण, मापनी, वर्णन अभिलेख भी है, लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण यानी जो टेस्ट होता है, परीक्षा होता है, ये नहीं होता है, ये अच्छा तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। यहाँ पे आपके पास अगला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? पहला, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना। दूसरा है क्लास 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। तो चर्चा शब्द पॉजिटिव होता है, तो ये आपका देखिए प्रश्न निगेटिव पूछा गया। आकलन में दूर करना चाहिए किस चीज को? तो ये नहीं होगा। आकलन के संकेतकों का उपयोग बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में अगर आप बच्चों के आकलन में कर रहे हैं आप हैं, तो आपको इस चीज पे नहीं ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के उत्तरों का सही या गलत आंकना। आप ये नहीं कर सकते कि बच्चों के जो उत्तर हैं वो सही या गलत है, ये असेसमेंट नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है कि इन आकलन से दूर रहना चाहिए आपका, यहाँ पे दिया होगा। चलिए ये वाला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है भाई, और इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि एक क्लास 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह क्लास के कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है। एक क्लास 5 की शिक्षक है, क्रियाकलाप का संचालन करती है, एक कोई मतलब प्रैक्टिकल करती हैं। वो क्लास के बच्चों से कहती हैं कि जो फर्श पे थोड़ा सा चीनी के कुछ दाने जो है कि डालिए आप लोग, और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों से कहती हैं कि आप कुछ चीनी के दाने जो है आप फर्श पे डालिए और तब तक इंतजार करिए जब तक चींटियां ना आ जाती हैं। पहला, बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप अवलोकन अनुभव साझा करने उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, और बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से प्रेरित करती है। तो देखिए चारों ऑप्शन ही लग रहा है सही है, बट जिसमें बच्चा अपना खुद अनुभव साझा करेगा। क्यों भाई? जब बच्चा उस फर्श पे चीनी डालेगा और तब तक इंतजार करेगा जब तक कि चींटियां नहीं आ रही हैं, शिक्षक महोदय कर रही हैं पर्यावरण के, तो इसमें बच्चा बाद में क्या प्रतिक्रिया देगा? बच्चा अपना अनुभव ही तो शिक्षक के सामने साझा करेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर, यही कोशिश कर रहे हैं टीचर कि बच्चे को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, कि मोटिवेट हो बच्चा, ताकि वो बता सके इसके बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में समझा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न अब तक का। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर बताना है। नीचे दी गई सूची पर विचार करें। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन दूसरे से भिन्न है? मछली, कौवा, घड़ियाल,
यहाँ पे कछुआ है। इसमें से कौन सबसे भिन्न है आपको पता होना चाहिए। सबसे भिन्न आपका हो जाएगा कौवा। मछली पानी में रह सकती है, घड़ियाल पानी में रह सकता है, कछुआ पानी में रह सकता है, कौवा पानी में नहीं रह सकता। कौवा पानी में नहीं रह सकता। ये सब उभयचर हैं। मछली हो गया, घड़ियाल हो गया, कछुआ हो गया, लेकिन कौवा पानी में नहीं रह सकता। ऑप्शन यही सबसे अलग है इन चारों में से। चलिए अगला प्रश्न आपका है, इस तरह का प्रश्न आपका एक आता है, यहाँ पे आप समझ लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 87 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है। पूछा गया यहाँ पे है कि कॉलम ए को कॉलम सेकंड से मैच करिए। शहर राज्य है, अत्यधिक पसंद करने का भोजन। ये हांगकांग है। इधर आपके दें केरल है, कश्मीर है, गोवा है। इधर पसंद करने के भोजन है। तो जो हांगकांग है, याद रखिएगा यहाँ पे लोग जो है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हाँ, यहाँ पे लोग जो है कि छोले भटूरे के साथ पकाया हुआ सांप खाते हैं। हांगकांग के लोग छोले भटूरे के साथ पकाया हुआ सांप खाते हैं। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है कि कश्मीर, कश्मीर के लोग जो है कि सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं। तो सी का सेकंड हो जाएगा। केरल के लोग जो है कि किसी भी करी के साथ जो है उबला हुआ टैपियोका, तो ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। गोवा नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली के लिए। तो एक आपका फोर्थ हो जाएगा। कहाँ पे है ए का फोर्थ? अच्छा 5 क्यों दे दिया है? 4 ही है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 4 होना चाहिए। ये जो हांगकांग के लोग हैं, ये छोले भटूरे के साथ पकाया हुआ सांप खाते हैं, और केरल के लोग किसी भी करी के साथ टाइप होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक आपका यहाँ पे 4 होगा, बी का यहाँ पे फर्स्ट होगा, सी का सेकंड होगा यहाँ पे, और डी का यहाँ पे थर्ड होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारा है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। इसमें से कौन सी ऐसी प्रजाति है जो झटके से, झटके से ऐसे मतलब अपनी गर्दन को आगे की तरफ करती है। उल्लू है, कौवा है, बसंत गौरी है, मैना है। बताएं आप लोग। पक्षियों से क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम में। इसका राइट आंसर आप पता है क्या हो जाएगा? मैना। मैना है ना जो अपने जो है कि गर्दन को झटके से आगे पीछे करती रहती है। ठीक है, झटके से। बाकी उल्लू भी लगभग लगभग घुमा लेता है, लेकिन ये नहीं। सबसे आंसर बेस्ट मैना हो जाएगा। मैना ही आंसर सही हो जाएगा। लीजिए एक प्रश्न इसके बाद और है आपका, और अंतिम प्रश्न इसके बाद रहेगा आपका। चलिए प्रश्न हमारा है कि घरों के नीचे विवरणों पर विचार करिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में गांव के लोग जो है मिट्टी के घरों जिनकी छतें जो है कि कटीली झाड़ियों की होती है रहते हैं। मनाली हिमालय में घर की बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये नहीं है, मनाली हिमालय में नहीं, असम में होता है ऐसा है। असम में होता है। जो जब वहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो लोग बांसों पे की बांध बनाते हैं, पुल मतलब ऐसे टाइप, उस पे वो लोग चलते हैं। तो ये असम में होता है। घरों के बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं। घरों के जो बांस है खम्भों पे बनाए जाते हैं। ये यहाँ पे, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। ये सही है। तो यहाँ पे क्या है, विचार करिए। तो इस तरह से ए और सी यहाँ पे दिया है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो। याद रखिएगा ये असम में होता है। जो घर के बांसों पे लोग जो है कि चलते हैं, ज्यादा बारिश वहां पे होती है। ये क्लास का एकदम अंतिम प्रश्न है जो हाथियों से प्रश्न पूछा गया। बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, और मैं तो कहूंगा इस प्रश्न को देख के जाइएगा। शानदार प्रश्न है, मजा भी आएगा। प्रश्न है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। हाथियों के विषय में विचार करना है। पहला है यहाँ पे, हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग को हाथियों से सीखना चाहिए। हाथी जो है बहुत कम आराम करते हैं, और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं 24 घंटे में। बात बिल्कुल सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ऐसा नहीं है। एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में 100 केजी, 1 कुंटल ही लगभग खाता है, 200 केजी नहीं, 100 केजी। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। इन्हें पानी कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इनमें इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है पानी और कीचड़। इसमें इनको खेलना भी पसंद है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी भी सभी फैसले लेती है। ये भी बात सही है। यानी जो मादा हाथी होती है, जो बुजुर्ग होती है,
वही सभी फैसले लेती है। लेकिन जो आपका मेल होता है जो 15 से 20 साल का, वो झुंड छोड़ कर के चला जाता है जब वो 15-20 साल का होता है तो। बाकी ये तीनों सही हैं, बाकी 100 केजी ही खाती है, 200 केजी नहीं यहाँ पे हो जाएगा। तो ए और सी और डी सही है, ये वाला आपका गलत है। तो ए, सी, डी यानी कि सी, डी, ए यहाँ पे दिया है सी, डी, ए यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमने आपको पर्यावरण के ईवीएस के 30 प्रश्नों का सीटेट पेपर फर्स्ट के कराए प्रश्न, और इस तरह से लगातार आपके लिए मैं आपको बता दूं टेस्ट आते रहेंगे। मेरा टारगेट है आपको कम से कम 30 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सीटेट के हुए उसको करा करके आपको भेजूं, ताकि आपकी एक भी प्रश्न गलत नहीं है। अगर 30 के 30 सेट आप करके जाते हैं तो सोच लीजिए कि आपको इतना ज्यादा जानकारी हो जाएगी ना, सारे कॉन्सेप्ट से घुमा फिरा करके प्रश्न यहीं से आते हैं आपके और कहीं से नहीं से आते हैं। ठीक है, तो डेली आपको 1 बजे क्लास मिलती है, वो क्लास फर्स्ट सेकंड ऐसे दिया रहेगा। हो सकता है एक दिन के इंटरवल पे मिले, जैसे आज क्लास मिल रही है तो कल नहीं परसों मिले, बट आपको 30 हमारा टारगेट है कराना, हम आपको 30 प्रैक्टिस सेट करा करके भेजेंगे। तो क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपको समय मिले हमारे इस चैनल पे जाएंगे, मैं आपको बता दूं प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूंगा सीटेट ईवीएस के नाम से, सीटेट 2026 पेपर फर्स्ट ईवीएस के नाम से, यहाँ पे ईवीएस पेपर फर्स्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट अब मिल जाएगी। आप जाकर के प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं और पूरा सेट करके जाइएगा। डेफिनेटली श्योरली 30 में 30 करेंगे आप ईवीएस में। क्लास देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़िए। थैंक यू सो मच।